प्यारे बच्चों, देखिए आज एक चैप्टर की शुरुआत कराते हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल से है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज मैंने ये सोचा है कि इसकी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व करने के लिए जो इसका इंट्रो है बच्चों तक वो पहुँचा दिया जाए। तो देखते हैं ये चैप्टर का जो नाम है, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि चैप्टर के नाम में ये है कि दो चरों वाले। क्या? दो चरों वाले। देखो, दो चरों वालों की बात हो गई कि इसमें एक तो राशि होती है चर, एक क्या होती है अचर। एक क्या होता है चर और दूसरा क्या होता है अपने पास अचर। दूसरा क्या होता है भाई? अचर। तो जो चर होते हैं अपने पास वो होते हैं एक्स वाई जेड, यानी ए टू लेके जेड तक। और जो अचर होते हैं, जो अपने पास नंबर होते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सोन, जितने भी नंबर हो वो सारे क्या होते हैं? अचर। अब बात ये आई कि दो चरों वाले हो गए तो इसमें कितने चर होंगे? दो होंगे। एक्स वाई होगा, जेड एक्स होगा, ए बी होगा, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। एक होता चर और एक होता अचर। अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट इंग्लिश में। और चर को कहते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता जो चीज किसी के नाम से बदल जाए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये पता नहीं है कि कितनी आएगी कितनी नहीं आए। और चर की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब बात शुरू करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी दो चरों का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने चर आने? दो आने। कितने चर आने? दो आने। एक्स वाई आएगा या जेड एक्स आएगा या एनीथिंग, कुछ भी आ सकता। अब बात आती है रैखिक की। जब बच्चे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते थे तो खाली इक्वेशन को सोल्व करने पे दो चार जो विधियां हैं इसमें वो और सारी चीजें लगाते हैं, लेकिन जो रैखिक का जिक्र किया गया है इसमें उसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करते। तो ध्यान से देखो, रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है कि इसमें एक्स भी और वाई भी दोनों दोनों क्या होने चाहिए? दोनों होने चाहिए एक घातीय। कितने? एक घातीय। एक घातीय। दो चरों वाले रैखिक तक आ गए हम। अब बात आती है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है अपने पास जब किसी चीज की किसी भी बहुपद में, जब किसी भी बहुपद में कहीं पे बराबर का निशान दिया हुआ होता तो उसको हम बोलते हैं समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको अगर साफ करके इसको लिखें इस तरीके से कि x प्लस के वाई बराबर 0, तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें बराबर का निशान आ गया। उसके बाद अगर हम करते हैं कि x माइनस के वाई बराबर 0, तो ये भी क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे ही खाली लिखा छोड़ दें x माइनस के वाई, तो ये समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा? बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये बहुपद। तो समीकरण के लिए सबसे पहली बात तो ये इक्वल का निशान आना जरूरी है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब समीकरण के बारे में जान गए, रेखीय के बारे में जान गए, रेखीय के बारे में भी जान गए। उसके बाद हम करते हैं कि इस तरीके इसमें जो प्रॉब्लम आ गई किस तरीके की आ गई। सबसे पहली बात है इसका हम जिक्र करते हैं कि जर्नल। क्या करते हैं? सामान्य। सामान्य दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण। ध्यान से देखो इधर, दो चरों वाला सामान्य रैखिक समीकरण जो होगा वो होता है इस तरीके से ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर सी। इस तरीके की इक्वेशन आपके पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें 3x प्लस के 4y बराबर 12, तो ये क्या हो गया? सामान्य पोजीशन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? 3 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 12 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है? 12। अब हम इसका पूरे इंट्रो में इसका एक जिक्र करते हैं, इसका एक चार्ट बना के आपको देते हैं कि इस तरीके से क्या होता है। देखो, जोड़े की बात की गई है तो दो तरीके की इक्वेशन होगी, a1x प्लस के b1 y बराबर c1। यहां पे होगा a2x प्लस के b2 y बराबर c2।
इसे बंद कर लो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y बराबर c2। इसी तरीके से तीसरे कॉलम में भी आप लिख सकते हो कि a1x प्लस के b1y बराबर c1 और a2x प्लस के b2y बराबर आ गया अपने पास c2। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ शर्तें लगानी है। कुछ क्या लगानी है, शर्तें। उसने पहले कॉलम में बोला कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के ये बराबर नहीं है, उसके बाद चाहिए बराबर हुआ जा रहा है बार बार कि c1 अपॉन c2। तो हमें यहां से थोड़ी कोई मतलब है, हमें जो मतलब रह जाएगा, हमारा जो मकसद है वो इस तक है। हम यहां तक सीमित रह करके हम बोलेंगे कि a1 और a2 का अनुपात जो है b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इसके बाद आप कहोगे कि सर ये जो रेखा होगी ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखा होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्यों रेखाएं होंगी भाई, रेखा नहीं। रेखाएं क्यों होंगी, देखो पहली रेखा तो ये हो गई, दूसरी हो गई। दो रेखाओं का समीकरण क्या था, दो रेखाओं के दो अलग अलग समीकरण दे दिए। चैप्टर का नाम ही दिया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। प्रतिच्छेदी रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं कि पहली लाइन इधर से निकल गई, मान लो ये ए बी है, ये क्या ए बी, इस पर एक लाइन काटते हुए निकल गई, ये क्या आ गया पी क्यू, क्या आ गया ये पी, और ये क्या क्यू। तो ए बी को ना पी क्यू क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा। जब ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा पी क्यू, तो कितनी जगह कर रहा, एक जगह कर रहा, एक पॉइंट से काट करके निकल रही है। तो आप इसको बोलोगे सर कि ये एक जगह जब इंटरसेक्ट कर रहा, एक जगह ये काट रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है कितना, एक है। जितने प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं इतने क्या होते हैं, रेखा के पास हल होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक हल, कितना, एक हल। इसे हिंदी में लिखते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं भाई, अद्वितीय, अद्वितीय हल। मैं अपनी भाषा में लिखता हूं, जो मेरी भाषा, कितना, एक हल। कितने हल होंगे, एक हल। जब एक हल है किसी भी रेखा के पास तो क्या होती है, वो संगत होती है। एक हो या अनेक हो, क्या हो गई वो संगत। कौन सी रेखाएं हो गई, वो संगत रेखाएं। इसी तरीके से आप दूसरे कॉलम में आ जाइए। कौन से कॉलम में आ जाइए, दूसरे कॉलम में। आप बोलोगे सर अगर इसका कंपैरिजन करो तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, और ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। पहले में प्रपोर्शन यहाँ पे बराबर नहीं था, दूसरे में प्रपोर्शन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं समांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हो गई अपने पास। जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी परिभाषा होती है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और एक दूसरे से हमेशा कौन सी दूरी पर चलती हैं, बराबर दूरी पर चलती है। उन रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। अब मैंने आपको बताया एक जगह से काट करके निकली, कितने हल थे, एक। ये किसी जगह से भी काटते हुए नहीं निकल रही तो कितने हल होंगे, कोई हल इसका नहीं होगा। आप बोलोगे कोई हल नहीं। जिस रेखा के पास कोई हल नहीं होता उस रेखा को हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं हम, असंगत। जिन दो रेखाओं के पास कोई हल नहीं होगा उन्हें बोलेंगे असंगत रेखाएं। ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं तीसरे कॉलम में। जो तीसरा कॉलम मैंने बनाया उसके अंदर आप कहोगे सर कि ये a1 अपॉन a2 का अनुपात भी बराबर है। आप बोलोगे सर v1 अपॉन v2 का अनुपात भी क्या बराबर है, c1 अपॉन c2 का जो रेशियो वो भी क्या बराबर है। आप बोलोगे सर ये जो है ना तीनों जब बराबर आ गए तो इस तरीके की रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संपाती, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। ध्यान से देखो कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा का मतलब ये हो गया कि कोई रेखा मेरे पास पी क्यू है। क्या है, पी क्यू। मैंने यहां से और यहां तक इसके ऊपर एक दूसरी रेखा रख दी। कौन सी रेखा रख दी, दूसरी। ये दूसरी रेखा रख दी। पेन बदल के देख लेते हैं, चलो जो कि ज्यादा दिखाई दे बच्चों को। दूसरी रेखा क्या कर दी, ये जो रेखा मैंने रखी ब्लैक में जो लाइन है, मान लो ये ए बी है। क्या, ए बी है। अब ध्यान से देखो यहां पे कोई टच नहीं कर रही थी रेखा तो कोई हल नहीं था। यहां पे एक जगह से टच किया तो एक हल था। अब यहां पे जो है कितनी जगह से टच कर रही है कुछ नहीं कह सकते। मैंने इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर रखा। आपसे मैं पूछूं
कि बेटा ये बताओ ये कितनी जगह से टच कर रहा, तो आप कहोगे सर ये पता नहीं कितनी जगह से टच कर रहा है, ये तो पूरे का पूरा इस पे रखा ना। तो ये जो इसके पॉइंट है इन्फिनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जितने भी इस पे पॉइंट है कितने इन्फिनाइट है, तो ये इन्फिनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी तरीके से ये लाइन भी इस पर कितने तरीके से टच कर रही है, इन्फिनाइट तरीके से कर रही है। तो जब इन्फिनाइट तरीके से ये लाइन टच हो रही है तो इसके कितने हल होंगे भाई, आप बोलोगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अपरिमित रूप से अनेक हल है, जिन रेखाओं के पास हल होते हैं उन्हें कहते हैं हम संगत रेखाएं, उन्हें कहते हैं हम संगत रेखाएं, संगत रेखाएं, उन्हें बोलते हैं हम संगत रेखाएं। तो ये तीन तरीके की बातें हमारे सामने निकल कर आई। कितने तरीके की रेखाएं हो सकती हैं, पहली हो सकती है आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी हो सकती है आपके पास समांतर रेखा और तीसरी आपके पास हो सकती है समपाती रेखाएं। समपाती का जो मतलब हो गया कि समपथ में चलने वाली, एक ही पथ में एक ही प्लेन पर लेटी हुई, एक दूसरे को हमेशा से हमेशा तक टच करने वाली। अब अगर इसका एग्जाम्पल करते हैं, इसको रोक दो यहीं पे एक बार।